आज हम बात करेंगे नाहिलिज्म के ऊपर में, जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ही ज़्यादा निगेटिव फिलॉसफी है, मतलब नकारात्मक। और कहीं पे 10 गो ग्रुप है फिलॉसफी का, जिसमें जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, हिंदुइज्म है, स्टोइक्सिज्म है। वहाँ पे अगर 10 गो ग्रुप बैठा हुआ है ग्रुप, अगर वहाँ पे नाहिलिज्म की फिलॉसफी चला ही जाए तो वो 10 गो उठ के भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि बोलेगा भूतनी का नितन, तुम्हारी वजह से मेरा रिस्पेक्ट, मेरा सोसाइटी में सम्मान नहीं दिया जाता, मुझे तुम्ही के कारण फिलॉसफी का नाम खराब होता है, तुम्हारे जैसे लोग के कारण मेरा नाम खराब होता है। तो समझ लो कि नाहिलिज्म कितना नकारात्मक है, कितना टॉक्सिक हो सकता है। और जितना ये टॉक्सिक है, जितना ये गंदा है, जितना ये भद्दा इसको लोग सब बोलते हैं, उतने ही ज़्यादा लिखते हैं। इस पे बहुत सारे फिल्म भी बनी हुई है, जो जाके तुम देख सकते हो। बाद में उस पर चर्चा करेंगे, टाइम रहेगा तो। अब बहुत सारे लिटरेचर आर में बहुत सारे बुक सब भी इस पे लिखा जा चुका है। और नाहिलिज्म तो ज़्यादातर लोग भी होते हैं जो तुमको आसपास देखने को मिलते होंगे। और तुम्हारे पास भी कभी ना कभी ऐसा पॉइंट आया होगा तुम्हारे लाइफ में जो तुम भी नाहिलिज्म बन गए होंगे। तो आज नाहिलिज्म को समझेंगे, इसके बैकग्राउंड को जानेंगे कि कहाँ से पैदा हुआ था, कहाँ से ये शुरू हुआ था कि हाँ नाहिलिज्म की फिलॉसफी ये होती है। और इसका मॉडर्न एज में भी देखेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे करके किस तरीके से बढ़ा, उस पर चर्चा करेंगे। इसके अच्छा खराब सबको देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि नाहिलिज्म बहुत ही ज़्यादा दो कौड़ी वाला फिलॉसफी है, इसे ना अपनाओ, इसकी बात ना करो तो उतना अच्छा है। लेकिन इसका कुछ अच्छा पॉइंट भी है जो तुम्हारे जीवन में काम आ सकता है, और तुम उसको भी सीख लेते हो तो बेहतर है। क्योंकि नाहिलिज्म को ज़्यादातर लोग निगेटिव बता के थक चुके, लेकिन उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है वो नहीं बताते, सिर्फ एक पॉइंट लेते हैं, निकल लेते हैं। तो दोनों पॉइंट को समझेंगे। अब वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो सकती है, तो हो सकता है तो तुम स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। अब वीडियो में कुछ एडिटिंग नहीं होगा, मेरा सुंदर हैंडसम चेहरा देखने को मिलेगा। और नहीं मेरा ये हैंडसम चेहरा देखना चाहते हो, सुंदर चेहरा नहीं देखना चाहते हो, तो हेडफोन लगा के सुन सकते हो, क्योंकि वीडियो में कुछ एडिटिंग नहीं है। तो चलते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, शुरू से लेकर भूतनी अंत, हड़प्पा सभ्यता से लेके, उससे पहले से भी लेके जांच करते हैं कि नाहिलिज्म कहाँ से शुरू हुआ, अब भी 21वीं शताब्दी में कैसे पहुंच गया, इतना फेमस, इतना टॉक्सिक, इतना निगेटिव फिलॉसफी क्यों है। आसान शब्दों में समझेंगे, ज़्यादा हाई फाई वर्ड में नहीं, एकदम सरल शब्दों में समझेंगे। तो चलते हैं। नाहिलिज्म का सीधा सीधा मतलब लिया जाए तो एक ऐसी फिलॉसफिकल अप्रोच, चाहे एक ऐसी विचारधारा, चाहे एक ऐसी आइडियोलॉजी जो हर एक चीज़ को नकारता है। तुम बोलते हो पूजा करना जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, नाहिलिज्म वाला व्यक्ति बोलेगा निकल ले, हमको नहीं करना है, हम नहीं मानेंगे तुम्हारे ये दो कौड़े वाले मान्यता सब और रूल कायदा कानून सब। अगर तुम बोलते हो मुझको नमाज पढ़ने के लिए, हम नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे। चाहे तुम बोलते गुरुद्वारा में जाके हमको माथा टेकना जरूरी है, नहीं, निकल लो, हमको नहीं मानना, ऐसा दो कौड़ी वाला बोझ हमको नहीं चाहिए, वो नकार देता है। तुम उसे कुछ भी बोलो, बोलेगा नहीं मानेंगे। सीधा सा मतलब ये है कि जितने भी उससे मान्यता सब, जितना भी रूल कायदा कानून सब, जितना भी बंधन बांधा जाता है, आइडियोलॉजी सब उसे चिपकाई जाती है चारों तरफ से, तो नाहिलिज्म वाला व्यक्ति बोलता है, नाहिलिज्म की फिलॉसफी कहती है कि नहीं, किया नहीं है, हम अपने हिसाब से सोचेंगे, अपने हिसाब से हमको अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नाहिलिज्म का ये मीनिंग निकलता है कि कोई भी मीनिंग नहीं है, दुनिया में जितनी भी चीज़ है उसका कोई मीनिंग नहीं है। तुम जो पूजा करने जा रहे हो, नमाज पढ़ने जा रहे हो, माथा टेकने जा रहे हो, तुम कुछ कर रहे हो, तुम अपना लाइफ का पर्पस खोज रहे हो, उसका भी कुछ नहीं मीनिंग है। भूतनी का नेतन, कुछ मीनिंग नहीं है। मतलब जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, किसी के टपकाना चाहते हो टपका सकते हो, किसी के साथ सोचना चाहते हो तो सोच सकते हो, निकल सकते हो। कोई भी बाउंड्री सब नहीं है, कोई भी सटन रूल कायदा कानून सब नहीं है कि तुमको इसका पालन करना ही है, इस मोरालिटी, इस इथिक पे चलना ही होगा, और नहीं चलोगे तुम नरक में जाओगे। ऐसा कोई आइडियोलॉजी सब नहीं मानता है। नाहिलिज्म इसी के कारण बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, और बहुत ही ज़्यादा इसे नेगेटिव वे में लिया जाता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ले भी नहीं करता, ये सीधा सीधी बोलता है कि कोई भी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। भूतनी का नेतन, तुम कितना भी लिखा लो, कितना भी पढ़ा लो, कितना भी समझा लो, वो बोलता है किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ये चीज़ों को रिजेक्ट करता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को रिजेक्ट करता है, चाहे मना करता है, तो वो नाहिलिस्ट है। जैसे कि तुम एक एग्जांपल ये भी ले सकते हो कि अगर
100 साल पहले, 100 साल नहीं 1000 साल पहले तुम मान लो कि कोई धर्म था एक्स, पहले एक्स धर्म था और फिर धीरे धीरे करके वाई भी आ गया, अभी मॉडर्न एज में जेड तक पहुंच गए हो तुम। सीधा सा मतलब ये है। तो जो एक्स को तुम पहले इग्नोर कर दिए, चाहे उसको नकार दिए, उसको हटा दिए, तो तुम नाहिलिस्ट हो। क्यों तुम नाहिलिस्ट हो? क्योंकि तुमने पहले एक्स को मना कर दिया, इनकार कर दिया, तो उसे नकार दिए तुम, और तुम अभी जेड पे आ गए हो। ये भी एक आइडियोलॉजी है नाहिलिज्म की, कि तुम भी नाहिलिज्म हो। अगर तुम चीज़ों को इनकार कर देते हो, तुम पे जो थोपा जाता है, जैसे कि मान लो कि मुझे दोस्त के सामने अपना सुंदर चेहरा दिखाने में बहुत मज़ा आता था, लेकिन अब नहीं आता है। अब हम दोस्त के सामने नहीं दिखाते सुंदर चेहरा, अपनी घर वाले के सामने दिखाते हैं, चाहे अपने गर्लफ्रेंड के सामने दिखाते हैं, तो हम भी नाहिलिस्ट करा है। क्योंकि जो हम पहले दोस्त के पास सुंदर चेहरा दिखाते थे, अच्छी आइडियोलॉजी हम अपना बताते थे, अब उसको नहीं बताते, उसको इनकार कर दिए, बोले कि निकल जा। अगर हम वही सुंदर चेहरा, वही आइडियोलॉजी हम अपने घर वाले को दिखाते, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाते हैं, तो हम भी एक तरीके से नाहिलिस्ट हुए। नाहिलिस्ट बेस में ये पॉइंट है कि तुम अगर किसी भी चीज़ को इनकार करते हो, किसी भी चीज़ को अगर तुम मना कर देते हो और उसी के जगह तुम दूसरा कुछ अपना लेते हो, चाहे दूसरा चीज़ करते हो, तो वो भी एक नाहिलिस्ट हुआ। और दूसरा ये है कि तुम कोई भी चीज़ का मतलब ही नहीं है भूतनी का नेतन, स्वर्ग नरक वाला तो चोचलेपंथी हटा दोगी, नाहिलिज्म वाला वो चीज़ मानेगा। तो यही है नाहिलिज्म। व्हाट इज नाहिलिज्म के अकॉर्डिंग चले तो जैसा कि हम वीडियो के शुरू में बता दिए थे कि बताएंगे कहाँ से शुरू हुआ और किस तरीके से अभी तक हम पहुँचे, तो चलते हैं हिस्ट्री को थोड़ा खोदते हैं, हिस्ट्री आर को खंगालते हैं कि नाहिलिज्म का जन्म कैसे हुआ, ये दो कौड़ी वाली फिलॉसफी कहाँ से पनपती है। पहला नाहिलिस्टिक अप्रोच आइडियोलॉजी जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है सिनिसिज्म में। जब लोग सब बोलने लगे कि हमको ट्रू हैप्पीनेस चाहिए, हमको रियल हैप्पीनेस चाहिए, हमको ये दो कौड़ी वाली संतुष्टि समझ आए कि दो पल हम खुश रहेंगे, दो पल उदास रहेंगे, दो पल टेंशन में रहेंगे, ऐसा वाला हमको हैप्पीनेस नहीं चाहिए। हमको ट्रू हैप्पीनेस चाहिए जिसमें हम सूते तो सूते रह जाए। एक ऐसी मधुशाला वाली रूम चाहिए जिसमें हम सूते तो मजे आ जाए भूतनी का नेतन। और ये सिनिसिज्म जो है बोला कि हमको ट्रू हैप्पीनेस चाहिए। सिनिसिज्म ये कहता है कि अगर तुमको ट्रू हैप्पीनेस चाहिए तो नेचर के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, प्रकृति के द्वारा ही तुम्हें ट्रू हैप्पीनेस मिल सकता है। और ट्रू हैप्पीनेस नेचर के द्वारा मिलेगा तो हम लोग को नेचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है, प्रकृति के साथ गेम नहीं खेलना है, उसको काटना उठना नहीं है और उसके पीछे नहीं जाना है कि तुम हमको ट्रू हैप्पीनेस दे दो, तो कभी नहीं मिलने वाला है। मिलेगा कैसे? नेचर जैसा है वैसा रहने दो, उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करो, कुछ भी खेल नहीं करो, कुछ भी बकलोलीपना मत करो। नेचर जैसे चलता है, जैसे तुम्हारा जीवन चल रहा है उसी तरीके से चलने दो, तभी तुमको ट्रू हैप्पीनेस मिलेगा। यही नाहिलिज्म पहला देखने को मिलता है सिनिसिज्म में, कि वो बोला कि कोई भी चीज़ नहीं मानने का है, जैसा चल रहा है उसी तरीके से चलने दो। तो ये नाहिलिस्टिक अप्रोच है। दुनिया के रीति रिवाज जो भी थे उसको मना कर दिया, बोला नेचर जैसा प्राकृतिक चलता है चलने दो। तो ये पहला मिला नाहिलिस्ट अप्रोच सिनिसिज्म में। अब दूसरा देखने को मिलता है स्केप्टिसिज्म में। स्केप्टिसिज्म का कहना था कि हर एक चीज़ पे डाउट करो, संदेह करो कि हाँ ये चीज़ है तो क्यों है, जितना हो सके उतना क्वेश्चन करो, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब पूछो। जितना क्वेश्चन कर सकते हो, जितना संदेह कर सकते हो उतना बेहतर है। हम यहाँ पे हैं तो क्यों हैं, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, चाहे ये पेन है तो क्यों है, ये बोतल है तो क्यों है। मतलब हर एक चीज़ पे डाउट करो, जितना डाउट कर सकते हो उतना डाउट करो, जितना संदेह कर सकते हो उतना करो। यही कहलाता है स्केप्टिसिज्म। कहता है कि यही नाहिलिस्ट अप्रोच है। ये दूसरा देखने को मिला जो बोला कि जितना डाउट कर सकते हो उतना ठीक है, जितना अपने नॉलेज सबको, पुराने नॉलेज सबको जितना डाउट कर सकते हो उतना बेहतर है। जैसे ही तुम डाउट करोगे, जैसे ही तुम क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें नया नॉलेज मिलेगा। तो इससे हुआ क्या, जो पुराना नॉलेज रहेगा, जो पुराना नॉलेज है तुम्हारे पास, चाहे ज्ञान है, जो भंडारा सब जमा किए हो, जो थक सब लगाए हुए भूतनी का नेतन, वो तो धीरे धीरे छटेगा और नया ऐड होगा। तो यही पुराना को छाटना और नया को अपनाना नाहिलिस्टिक अप्रोच कहलाता है। जो पुराने नॉलेज सब थे, पुराना ज्ञान सब था, पुराना विजडम सब था, उसको रिजेक्ट करता है और नए को अपनाता है। हमेशा कहता है कि डाउट करो भूतनी का नेतन, संदेह करो और जितना हो सकता है उतना क्वेश्चन करो।
ये था दूसरा नाइहिलिस्टिक अप्रोच जो हमें हिस्ट्री में देखने को मिलता है। तीसरे आते हैं हमारे बुद्धिज्म, जो इंडिया में पनपा था और उसने अनाया का कॉन्सेप्ट दिया था। इस कॉन्सेप्ट में बताया गया था कि तुम चीज़ों के साथ अपना ज़्यादा लगाव नहीं लगा लो। इस संसार के साथ, इस संसार में हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक चीज़ के साथ ज़्यादा लगाव लगा नहीं लेना। अगर तुम ज़्यादा लगाव लगाते हो तो तुम्हें दुख, सफरिंग सबका सामना करना पड़ सकता है, जो तुम्हारे लिए ठीक बात नहीं है। इसलिए तुम अपने आप को अलग रखो, इस संसार को, इस प्रकृति को अलग रखो। जब ये तुम इन दोनों को जोड़ोगे, जितना तुम ज़्यादा इस दुनिया में रिश्ता बनाओगे, उतना ही ज़्यादा तुम दुख और सफरिंग आर का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हर एक चीज़ को अलग रखो। पानी होता है तो अलग होता है, झील का पानी अलग होगा, तुम्हारे कुएं का पानी अलग होगा, तुम्हारे नल का पानी अलग होगा, तुम्हारे मोटर का पानी अलग है, सागर का पानी अलग है। हर एक चीज़ अलग है। जितना अलग अलग रख सकते हो उतना अच्छा रहेगा। इसलिए इस दुनिया के साथ अपने आप को ज़्यादा लगा नहीं लेना, इस संसार के साथ अपना ज़्यादा रिश्ता जोड़ना नहीं। जितना जोड़ोगे उतना तुमको दुख, सफरिंग सबका सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि बुद्धिज्म ये भी कहता है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर एक चीज़ बदलता है। ज्ञान भी जितनी सारी है, जितनी सारी नॉलेज सब भी है, वो हर एक चीज़ बदलता है। तो ये भी एक नाइहिलिस्टिक अप्रोच है कि तुमको ज़्यादा दुनिया के साथ, संसार के साथ लगाव नहीं लगा लेना है। अपने आप को दूसरे के साथ एकदम प्रेम भाव में डूब नहीं जाना है, सागर में डूब नहीं जाने का है। थोड़ा अपने आप को अलग रखो और इस संसार को अलग रखो। इससे दुख से भी तुम बचे रह सकते हो। और कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है बुद्धि का नेतन। तो चलते हैं चौथे वाले पे। चौथे हमारे आते हैं डाओइज्म। डाओइज्म एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसका नाम है डाओ। इसमें कहते हैं डाओइज्म की हर एक चीज़ को तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम हर एक चीज़ को नहीं जान सकते। तुम कितना अपना दिमाग लगा लो, कितनी अपनी बुद्धि लगा लो, कितना तुम अपना समय लगा लो भले ही, लेकिन दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसका तुम जीवन में कभी पता नहीं लगा सकते हो। और तुमको ये पता नहीं लगा सकते हो। और तुमको अगर जीवन जीना है, अपने आप को जीवन को व्यतीत करना है, अच्छे से जीवन को बिताना है, तो इस नेचर के साथ, इस नेचर के फ्लो के हिसाब से तुम अपने आप को गुजारते रह जाओ। क्योंकि ओशो भी बहुत सारे टाओइज्म का बात करता है। अगर तुम ओशो के सुने होगे तो उसमें बहुत सारे टाओइज्म की फिलॉसफी सबके बारे में बताते हैं। ओशो भी बोलते हैं मधुशाला है बुद्धि का नेतन, चलने दो जितना दूर चलता है। इसमें एग्जाम्पल एक ठो लेना हो तो ओशो के लेक्चर से लिया जाता है कि जीवन बहुत बड़ा है। तो तुम मान लो कि एक नदी बह रही है, नदी में बहुत सारे नाव चलते हैं और नाव पे बहुत सारे सवारी जाते हैं और उतरते हैं। मतलब तुम अगर चढ़े यहाँ पे, तुम नाव पे चढ़े, बहुत बड़ा सागर है बुद्धि का नेतन, इन्फिनिटी टाइम जहाँ ख़त्म ही नहीं होता, ऐसा सागर है। तुम बैठे, तुम एक पॉइंट पे बैठे और फिर चलते गया चलते गया चलते गया, नाव बहुत सारे बीच में चोचलेपंती भी हुआ, लेकिन उस सबको इग्नोर करो। और फिर जहाँ पे तुम्हारा घर आया, जहाँ पे पॉइंट आया तुमको उतरना है, वो पॉइंट आ गया, तुम वहाँ पे उतर गए। मतलब ये है कि तुम नाव पे चढ़े तो पैदा हो गए और तुम नाव से उतरे तो खत्म हो गए। बीच में जितना चोचलापंथी चलेगा चलवे करेगा, लेकिन वो पानी का जो फ्लो रहेगा उसके हिसाब से तुमको अपना जीवन यापन करना है। जितने सारे भी चोचलीपंथी आए, बस नदी है, उससे बाहर जा ही नहीं सकते भूतनी का नेतन। नदी के बाहर भी बहुत सारे घर सब रहते हैं, पहाड़ सब रहते हैं, जिसके बारे में तुम कभी पता नहीं लगा सकते हो। ये कहना है भूतनी का नेतन। और जो फ्लो में चलता है उसे चलने दो, नेचर के हिसाब से चलने। जो पहला बताए थे कि स्पेक्टिसिज्म, उसमें भी जो बोला जाता है कि तुमको नेचर के फ्लो के हिसाब से चलना है। इसमें भी टाओइज्म में डाओ का जो कॉन्सेप्ट देते हैं उसमें भी यही कहते हैं कि तुमको नेचर के फ्लो के हिसाब से चलना है। अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली नहीं समझो, अपने आप को ज़्यादा ताकतवर नहीं समझो कि हम ही सब कुछ पता लगा सकते। बहुत सारी चीज़ें जीवन में ऐसी रहेगी जिसके बारे में तुम कभी नहीं जान सकते, मतलब कभी नहीं जान सकते हो। तो ये था चौथा। पाँचवा देख लेते हैं। अब पाँचवा है हीडोइज्म। हीडोइज्म का मतलब है कि मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, जो हम करना चाहते हैं हम करेंगे। हमको जो खाना अच्छा लगता है, तुम बोलते हो कि मेरे रिलीजन में अलाउड नहीं है, चाहे कुछ रहे, भूतनी का नेतन कोई भी रिलीजन का रहे, अगर तुम हमको मना करोगे हम खाएंगे। हमको अच्छा लगता है हम खाएंगे। अगर तुम बोलते हो कि हमको ये कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, इस सोसाइटी में, इस समाज में, इस देश में तो ये कपड़ा पहनना अलाउड ही नहीं है, तो हम पहनेंगे। मेरा मन कर रहा है हम पहनेंगे, हमको अच्छा लगता है हम पहनेंगे भूतनी का नेतन। तुम अगर बोलते इस जगह पे जाना मना है हम जाएंगे,
हमको जो अच्छा लगता है हम वो करेंगे भूतनी का नहीं। सोसाइटी क्या बोलता है, समाज क्या बोलता है, रिलीजन क्या बोलता है, पेरेंट्स क्या बोलता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हमको अच्छा लगना चाहिए, जितना अच्छा से अच्छा काम हो सके, जितना खराब से खराब काम हो सके, हमको मजा आ रहा है हम करेंगे। ये हीरोइज्म, ये भी एक तरीके का नाइलिस्ट की फिलॉसफी को अपनाता है। और छठा तुम ले सकते हो प्री सोक्रेटिस से पहले में जो फिलोसफर आए थे, जो सोक्रेटिस से पहले फिलोसफर थे, वो एक कॉन्सेप्ट दे गए थे पेंटारियाई का, जिसमें पेंटारियाई में कहते हैं कि प्री सोक्रेटिस से पहले का मतलब है कि सोक्रेटिस से पहले उस समय के जो फिलोसफर थे, उस समय के जो व्यक्ति सब थे, वो कह के गए थे कि जीवन में परिवर्तन आता रहता है, चीज सब बदलती रहती है, रूल कायदा कानून बदलती रहती है, मॉरल इथिक्स बदलता रहता है, हायरार्की सब बदलता रहता है, हर एक चीज भूतनी का बदलता है। तुम कितना भी कोई भी चीज कितना परफेक्ट बना लो, कितना अच्छा बना लो, कितना सुंदर बना लो, कितना 100% सही तुम बना लो, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वो बदलेगा। जैसे समय की धारा बदलेगी उस हिसाब से वो चीज बदल जाएगा। हर एक चीज कभी ना कभी बदलेगा जरूर, अब बहुत बार बदलेगा। इसलिए ये भी एक नाइलिस्टिक अप्रोच है। जो छठा प्री सोक्रेटिक एज से पहले का है, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया भूतनी का नेतन। तो यही है कि हर एक चीज़ बदलेगा, तुम कितना भी कुछ कर लो बदलेगा ही बदलेगा। तो ये भी नाइलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि जैसे बदलेगा तो पुराना चीज़ को रिजेक्ट करेगा, तो वही नाइलिस्टिक है। कितना दफ़ा तुमको पता है। और सातवां ले सकते हो, फिर से एक इंडिया का है, चारवाक फिलॉसफी। चारवाक की फिलॉसफी बोलता है कि तुम जो बोलते गॉड का कॉन्सेप्ट है, मरने के बाद तो हम स्वर्ग में जाएंगे, तो ये चोचले बनती है भूतनी का नेतन। तुम दो कौड़ी वाली बात करते हो, ऐसी मान्यता को, ऐसे रूल कायदा कानून को नहीं मानेंगे। और इसमें हमको जितना मज़ा आएगा और जो चीज़ जितना करने में हमको अच्छा लगेगा, चाहे सही हो गलत हो, उससे घंटा नहीं फर्क पड़ रहा है। हमको अच्छा लगता है, हमको मज़ा आता है तो हम करेंगे। जैसे हीरोइज्म की फिलॉसफी थी कि हमको मज़ा आना चाहिए, हम करेंगे भूतनी का नेतन। इसी तरीके से चारवाक की फिलॉसफी वो स्वर्ग नर्क वाले फिलॉसफी को भगाड़ता है, बोलते का निकल जाने तक। और पहली एक इंडियन फिलॉसफी है जो नास्तिक फिलॉसफी भी जिसे कह सकते हो, एथिस्ट फिलॉसफी, वो चारवाक फिलॉसफी है, जो गॉड के ईश्वर को नकारता है, बोलता है कि गॉड नाम का कोई चीज़ नहीं है। स्वर्ग नर्क वाला जो कॉन्सेप्ट सब है वो दो कौड़ी वाला है। हमको मज़ा आता है, हम मज़ा करेंगे भूतनी का अंतर। ये दुनिया में जो भी चीज़ है उसी का मज़े ले लो भूतनी का अंतर, वही सब कुछ है बस, और कुछ नहीं। लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, कुछ तुमको खोजना नहीं है। तो ये था सातवां। अब आठवां एक तो लास्ट है जो देख लेते हैं। आठवां है अद्वैत वेदांता। इसमें कहते हैं कि तुम दुनिया से ज़्यादा लगाव नहीं लगा लेना, जितना तुम दुनिया से लगाव लगाओगे उतना ही ज़्यादा दो कौड़ी वाले हैं। क्यों नहीं लगाना चाहिए? तो वेदांता कहता है कि जितनी भी मटेरियल चीज़ सब है लाइफ में, तुम जितनी भी चीज़ देखते हो ये सब चीज़ एक एल्यूजन है और कुछ नहीं। तुम्हें इससे बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाके अपना लाइफ का मीनिंग खोजना है। इस दुनिया में जितनी भी मटेरियल चीज़ सब है उसको इनकार करना है, भूतनी का नेतन निकलने चर सारा दिगुड़ा दिया जाएगा। हमको लाइफ का मीनिंग खोजना है, उस जो परम सत्य है उसे खोजना है। तो ये कहता है अद्वैत वेदांता की फिलॉसफी। इसलिए इस वेदांता में जो मटेरियल चीज़ सब है, इस दुनिया को एक तरीके से माया बता जाता है। इसलिए ये एक नाइलिस्टिक अप्रोच बोल सकते हो, चाहे नाइलिस्ट फिलॉसफी बोल सकते हो, कि उसके अंदर में भी आ सकता है। क्योंकि दुनिया की जितनी भी चीज़ें, तुम जितना कुछ भी देख रहे हो, तुम हमें ख्याल से जिंदा हो या भूतनी का नेतन, वो भी एक तरीके का माया बता देता है वेदांता की। इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो सच नहीं है। तुम्हारे साथ खेला खेला जा रहा है, तुम्हारे साथ मज़े लिया जा रहा है, तुमको लाइफ का मीनिंग खोजना है। ये सब कुछ नहीं है, परम सत्य ऊपर है। मरने के बाद, तुम्हारा टपकने के बाद लगाया जाएगा कि भूतनी का नेतन मज़े करके आए हो, माया में खिलवाड़ी होगा, वहाँ पे बिना तेल में भूजा जाएगा तो भूतनी का नेतन समझना। तो तुमको लाइफ का मीनिंग पे ध्यान देना है। तो जितनी भी हिस्ट्री, जो पुराने नाइलिस्ट अप्रोच सब था, वो आठों रख दिए कि हाँ ये यही है। एक दो और था तो उतना फोन जाए भूतनी का नेतन खोदने के लिए, तो हाँ ये हो गया। अब थोड़ा उसको जान लेते हैं जो नाइलिस्ट विचारधारा को फैलाने में बहुत बड़ा योगदान सब दिए थे। अब उस पर बात कर लेते हैं। तो अब बात करना हो कि नाइलिज्म को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने में किस किस व्यक्ति का हाथ है, तो तुम ज़्यादातर चांस है कि बोलोगे फ्राइडिक नीचा। हाँ, उसका हाथ है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन तुम अगर गूगल पे सर्च करने जाओगे कि फादर ऑफ नाइलिज्म किसे कहते हैं, तो वहाँ पे भूतनी का नेतन फ्राइडिक नीचा का नाम आता है।
लेकिन तुम अगर विकिपीडिया सब पे पढ़ने जाते हो, विकिपीडिया सब पे खोजते हो, तो तुम्हें कौन सा नाम सुनाई देगा? फ्रेडरिक हेनरिक जैकोबी, इसका नाम तुमको सुनाई देगा। इसको बोला जाता है फादर ऑफ नाइलिज्म, जो पहली दफ़ा नाइलिज्म को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाए थे, जिसे बहुत ही ज़्यादा चरम पे ले गए थे, जो लोगों के बीच रखे थे कि हाँ ये है बुद्धि का निधन नाइलिज्म। तो फादर ऑफ नाइलिज्म जो तुम बोल सकते हो, तो फ्रेडरिक हेनरिक जैकोबी को बोलो बुद्धि का निधन, जैकोबी जी को, जैकोबी साहब को बोलो कि फादर ऑफ नाइलिज्म तुम ही हो। तुम ही वही टॉक्सिक आदमी, तुम ही वही नकारात्मक आदमी, तुम ही वही दुनिया का और डेंजरस भूतनी का साबित करने वाले फिलॉसफी को तुम ही रखे थे और तुम ही फैलाए थे। तो बात करते हैं जैकोबी के बारे में। जैकोबी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति का अपना पर्सनल लाइफ का अनुभव होता है, अपने हर एक व्यक्ति का अपना अनुभव होता है, अपना एक्सपीरियंस होता है। लेकिन मॉडर्न फिलॉसफी जो है, जो अभी की फिलॉसफी सब है, जो जैकोबी की समय की फिलॉसफी सब थी, उसमें बहुत ही ज़्यादा भेड़ चाट सब बनते जा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा बकरी सब बनते जा रहे थे, बहुत ही बकरी का झुंड सब बनते जा रहे थे। गोट भूतनी का नहीं, बकरी सब। गांव में जो बोला जाता है कि इसी ग्रुप में बांध दो और सब एक तरीके से चलेंगे, एक ही तरीके से मैं करेंगे, एक ही तरफ से टैं टैं करेंगे, एक ही लाइन में चलेंगे, उसे बोलते हैं भेड़ चाल सब भूतनी का नेतन। तो जैकोबी जी बोलते हैं कि बहुत ही सारे व्यक्ति सब, उस समय के जो फिलोसफर सब थे, वो एक समान चीज़ों को देखने लगे थे। वो अपना पर्सनल चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे थे और उसको नहीं देख रहे थे, और सब बकरी बन रहे थे। वो अपना फीलिंग को नहीं देख रहे थे, अपना अनुभव सबको नहीं मान रहे थे, और जैसे लोग चल रहे हैं उसी हिसाब से चल रहे थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि अगर तुम बोलो कि फिलोसफर सब ही नहीं अपना अलग सोच दे पा रहे हैं, वो अलग से सोच नहीं पा रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को रख ही नहीं पा रहे, तो भूतनी करें तो दूसरा कोई कैसे रखेगा? क्योंकि फिलोसफर ही का काम होता है कि पहले कोई नया आइडिया को, नई विचार को रखा जाए, उसके बाद उस पर जांच सब होता है, उस पर विचार सब होता है, उस पर रिसर्च सब होता है, उस पर हिस्ट्री सबको खंगाला जाता है, ज्योग्राफी सबको खंगाला जाता है। लेकिन पहले फिलोसफर ऐसे व्यक्ति हैं जो रखते हैं कोई नया आइडिया कि हाँ ये लो आइडिया भूतनी का निधन, अब तुम इसके साथ जो करना है कर सकते हो। जैकोबी जी कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि बहुत सारे व्यक्ति भेड़ चाट के तरह चलने लगे, एक ही जैसे चलने लगे, कोई पर्सनल चीज़ों का, अपने अनुभवों के बारे में लिख ही नहीं रहा, चाहे उसके आइडिया सबको नहीं लिख रहा है। तो वो हुआ इसके वजह से कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सब जो आने लगा, रशियन प्री इंडस्ट्रिक एरा जो आने लगा, प्री टेक्नोलॉजिकल एरा जो आने लगा, एनलाइटमेंट एरा जो आया, उस सब के कारण बहुत सारे व्यक्ति के अंदर में कंफर्ट जोन सब आ गया कि हाँ अब हमको कुछ करना नहीं है, अब हमको नई चीज़ का अनुभव नहीं लिखना है, अब कुछ नया नहीं लिखना है। वो इन द कंफर्ट जोन में आ गया, एक तरीके से बकरी बन गया था, अब कुछ भी बक रहा था भूतनी का नेता, कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं लिख रहा था। तो जैकोबी कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा दो कौड़ी वाली आइडियोलॉजी सब बनती जा रही है, दो कौड़ी वाली सोच सब विकसित होती जा रही है, ये बहुत ही ज़्यादा लोगों में प्रसिद्ध होती जा रही है। इंडस्ट्री रेवोल्यूशन सब जो भी हुआ था उसका एरा सब, इनलाइटमेंट का एरा सब, प्री टेक्नोलॉजिकल एरा के कारण बहुत ही ज़्यादा सोच का स्तर गिर गया है, भूतनी का निधन ज़मीन के अंदर गया है, लोग सब सोच ही नहीं पा रहे और दो कौड़ी वाली फिलॉसफी या विचारधारा को और सोच को अपना रहे। इसके कारण नाहिलिज्म आएगा, नाहिलिज्म आएगा तो तोड़ मरोड़ के रख देगा लोगों को, और लोगों के बिलीफ को, लोगों की मान्यता सबको, और लोग सबकी सोच सबको, और उसके लाइफ के मीनिंग सबको, सब दुख में चले जाएंगे। यही सब के कारण, ये दो कौड़ी वाले सोच के कारण, ये दो कौड़ी वाले आइडियोलॉजी सबको जो अपना रहे हैं लोग सब, थिंकर सब जो है कुछ सोच ही नहीं पा रहे भूतनी का निधन, वो सब इतने कंफर्ट जोन में अपने चला गए हैं कि वो कुछ कर ही नहीं रहे, बस खाते हैं पीते हैं, भूतनी का निधन सूतो बेड पे, बस बात खत्म। जैकोबी कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो फिलोसफर सब बोलते हैं कि लॉजिक के जरिए से, सिस्टम के जरिए से क्वेश्चन करके हम सच तक पहुंचेंगे, जैसा कि कांट का कहना है कि कांट भी कहते हैं कि लॉजिक के जरिए से, तर्क के जरिए से हम सच तक पहुंच सकते हैं कि कोई भी चीज़ क्यों हुआ होगा, चाहे कोई भी चीज़ बना है तो क्यों बना है, ये पेन बना है तो क्यों बना है, कौन से मटेरियल से बना है, भूतनी का निधन तो ये दो कौड़ी वाली बात है, इससे नाहिलिज्म आएगा ही आएगा। ऐसे आइडियोलॉजी को हमें अपनाना नहीं चाहिए कि तुम क्वेश्चन करके तर्क के जरिए से हर एक चीज़ को जान सकते हो और सच्चाई को जान सकते हो। जैकोबी सिंपल सा बात, एकदम साधारण बात कहते हैं, जो इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं वीडियो में, कि जो चीज़ जैसी है वैसी रहने दो, तुम्हारा कोई खाने को नहीं मांग रहा है भूतनी का निधन, कोई तुमको थपड़ाने नहीं आ रहा है, जो चीज़ जैसी है वैसे रहने दो,
प्रकृति में, नेचर में जो चीज़ जैसी है वैसी रहने दो, उसका मज़ा लो। और उसका मज़ा लोगे, उस चीज़ का एक्सपीरियंस लोगे, तभी तुम नया चीज़ सोच पाओगे और मज़ा ले पाओगे। क्योंकि लॉजिक सिस्टम के जरिए से तुम बोलते हो कि हर एक चीज़ को पता कर लेंगे, वही तो सत्य है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, उसका अनुभव सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन सब आ रहा है, रेवोल्यूशन सब आ रहा है, एनलाइटमेंट एरा सब आ रहा है, टेक्नोलॉजी सब आ रहा है, वो लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस को, ह्यूमन इंटेलिजेंस सबको और डिस्ट्रॉय कर देगा, ह्यूमन फीलिंग सबको और डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़त्म कर देगा। इसलिए हमें ये सबको लताड़ के भगाना चाहिए और लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि लॉजिक, तर्क और कोई भी इंटरप्रिटेशन, लक्षण सब पे ध्यान देना चाहिए। जैकोबी कहते हैं कि हमें ऐसी फिलॉसफी चाहिए, ऐसा दर्शन चाहिए जो हमें दुनिया से रूबरू कराए, दुनिया के पास ले जाए, दुनिया के करीब ले जाए, दुनिया को समझने में हमको मदद करे। ना कि ये कि भूतनी का नहीं तन ये चीज़ हुआ है तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किस लिए हुआ है, भूतनी का उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेना हो तो चाय पीते हैं तो पीने दो। जैकोबी का कहना ये है कि हमको चाय पीना है, भूतनी का नहीं तन पीने दो। मेरा अपना एक्सपीरियंस होगा, अच्छा होगा, ख़राब होगा, कितना भद्दा चाय होगा, उससे हमको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, हमको पीना है तो पियेंगे। वहीं पे आज के फिलोसफर सब क्या करते हैं कि हमको चाय पीना है तो उसमें बताते हैं कि कौन सा एटम मौजूद है, कौन सा मॉलिक्यूल मजबूत है, कौन सा एटम बना रहा है, कौन सा पाई बॉन्ड, भूतनी का निधन, एस बॉन्ड सब बना रहा है, वो हमको बता। उस सबसे जान के क्या होगा, घंटा को जो फर्क पड़ेगा, भूतनी का नहीं तन हमको क्या फ़र्क पड़ेगा, हर एक कॉमन मैन को क्या फ़र्क पड़ेगा, लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा। उस सब साइंटिस्ट का काम है, अपना करता है, करने तो भूतनी का नहीं तन। लेकिन हमको चाय पीना है तो चाय पीने दो। उसमें ये नहीं बताओ कि उसमें कितना एटम मौजूद है, कुंजी है, फलाना ढिमकाना, उस ये पे चाहे बाबा सीढ़ी में हमको मत फंसाओ। जैसे कि ये पेन है, फिर से एग्जांपल लेते हैं कि ये पेन है, बस हमसे इसको लिखना है, बात खत्म। ये नहीं बताओ कि कौन से कार्बन से बना है, भूतनी का निधन कार्बन 12 से बना है, कार्बन 13 से बना है, कार्बन 11 से बना है, भूतनी का निधन वो जान के हम क्या करेंगे। चाहे ये कौन सा प्रेशर लगाए तो ये जमा हुआ, प्लास्टिक कहाँ से आया, भूतनी के अंदर रबड़ क्यों आया है, क्यों लगाया गया है, वो सब चुचलेपंती में हमको मत फंसाओ। जो चीज़ जैसी है वैसी रहने दो, हमको मज़ा लेना लेने दो। हम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कि इसके बाद दिखने के बाद कैसा लगेगा, चाहे वो चाय पीने के बाद कैसा महसूस होगा, वो मेरा पर्सनल अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। बस हमको लॉजिक में नहीं फंसाओ कि भूतनी का इतना क्यों हुआ, कैसे आया, कैसे बना, क्यों बना, कौन से आइटम से बना है, चुचलेपंती में मत फंसाओ। जैसी है वैसी रहने दो। जैकोबी कहते हैं कि तुम अगर इस तरह से चलते हो, जैसा चल रहा है कि हमको क्या चीज़ है, कैसा है, क्यों हुआ है, अगर तुम तर्क और लॉजिक के जरिए जाते हो तो चीज़ सबका मीनिंग नहीं बनता है, कोई भी वस्तु का कोई मीनिंग नहीं बनता है, कोई वैल्यू नहीं रह जाती है उसकी, दुनिया का कोई मतलब नहीं रह जाता है। देखो मान लो प्यार बहुत बड़ी चीज़ है, अगर कोई प्यार करता है, चाहे हम करते हैं, चाहे तुम करते हो, चाहे कोई और वो प्यार करता है, तो प्यार उसके लिए कितना बड़ा चीज़ है। लेकिन हम उसी में तुमको बता दें कि प्यार में ऐसा होता है, ऑक्सीटोसिन मिलता है, डोपामिन सब मिलता है, दिमाग का खेला सब है, एमिगडाला का खेला सब है, तो एले लग जाएंगे। अब भूतनी का नहीं तो जो प्यार कर रहा है, जो उसका अपना अनुभव है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो तो गया। तो समझ रहे होगे बात को कि हाँ हमको मजा लेने तो भूतनी का नहीं, ज़्यादा तर्क और लॉजिक की बात मत करो, जैसा जैसे है वैसे रहने दो। भूतनी का नहीं, अपना मजा लो, बात खत्म, मजा लो, बात खत्म। तो जैकोबी कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करते हो तो वहीं पे नाहिलिज्म आ जाता है, नाहिलिज्म पैदा हो जाता है जब ये तुम ज़्यादा लॉजिक तर्क की बात करने लगते हो। और इसका उपाय जैकोबी बताते हैं कि तुम्हें फेथ रखना होगा, दूसरे पे विश्वास करना होगा, दूसरे पे विश्वास करोगे तब ये कुछ होगा, लाइफ में मीनिंग तब ये मिलेगा। जाके अपनी चीज़ों के, अपने अनुभवों के द्वारा हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करने चाहोगे, हाँ कोई भी चीज़ है तो क्यों है। अगर तुम ज़्यादा लॉजिक के पीछे पड़े, ज़्यादा सिस्टम के पीछे बने कि हमको सिस्टम बनाना है, एक ग्रुप बनाना है कि इस तरीके से होगा, इस तरीके से हायरार्की सब रहेगा, तो वहीं पे नाहिलिज्म आएगा, वहीं पे तुम्हारे लगेंगे। तो इसलिए हर एक चीज़ को ऐसे छोड़ दो, अपना चीज़ अपने हिसाब से अनुभव करने चले जाओ, ज़्यादा दिमाग की लगाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा अपना बुद्धि कम मत लगाओ। बुद्धि से तुम हर एक चीज़ को पता नहीं कर सकते हो। जीवन में बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जिसका तुम पता नहीं कर सकते कि कोई भी चीज़ है तो क्यों है, इसलिए ज़्यादा बुद्धि मत लगाओ। जो चीज़ करने में मज़ा आता है वो चीज़ करने दो, और जो हमको अनुभव लेना है लेने दो। ज़्यादा लॉजिक और तर्क की बात नहीं करो, नहीं तो भूतनी करने तक चमाटे लगेंगे अच्छे से वो भी। तो यही था जैकोबी का पूरा। तो अगले पे चलते हैं। एक तो और बहुत ज़रूरी नाम है जो नाहिलिज्म को फैलाने में मदद किया है, एक तरीके से रेवोल्यूशन है, रशियन रेवोल्यूशन, जिसमें ट्रेडिशनल क्लास और
इंडिविजुअल क्लास दोनों ही ज़्यादा अलग होने लगे। ट्रेडिशनल लोग सबका लोगों पे पकड़ थोड़ा कमज़ोर होने लगा। जो मान्यता सबके बोलते थे कि हाँ रिलीजियस चीज़ सब जो होता है और ये मान लो बुद्धनी का ये मान लो, तो उसका लोगों पे पकड़, समाज पे, युवाओं पे मैन पकड़ कमज़ोर होने लगा। इंडिविजुअल क्लास जो था वो धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा। युवा सब जो थे वो चर्च में जाने से इनकार कर देते थे, बोलते कि हम पूजा करने नहीं जाएंगे, वहाँ का जो चर्च में जो भी चलता हो, प्रार्थना होता कुछ हो, तो वो युवा लोग बोलते थे कि नहीं, मुझे चर्च में नहीं जाना है, हम कोई भी पूजा करने नहीं जाएंगे, हम कोई भी चीज़ को नहीं मानेंगे। तुम जो भी बकवास बता रहे थे, तेयोलॉजी हमको बता रहे हो कि ये चीज़ कर लो, ये चीज़ कर लो तो हेवन में जाओगे, तो ऐसा हम चुचलेपंथी नहीं सुनने वाले हैं। बुद्धनी का अंतर, हम अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं। ट्रेडिशनल क्लास का पकड़ जो है वो कमज़ोर होने लगा। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसपे से एक कारण है कि लोग फ्रीडम चाहते थे। और ट्रेडिशनल क्लास वाले लोग सब जो थे वो बहुत ही ज़्यादा पकड़ के रखते थे। बुद्धनी का अंतर, हमको तुमको जाने नहीं देंगे, कहीं कुछ भी सोचने नहीं देंगे, कुछ भी कहने नहीं देंगे। लोग सब फ्रीडम चाहते थे। लोग सब चाहते थे कि हम अपने हिसाब से जिए, हम अपना डिसीजन खुद ले, अपने जीवन का फैसला खुद ले, न कि कोई भी रिलीजन, कोई भी ट्रेडिशनल सोसाइटी के हिसाब से, समाज के हिसाब से, चाहे क्लास के हिसाब से लेंगे कि तुम ये करो, ये एक चीज़ करो तो बेहतर है। तो लोगों पे पकड़ कमज़ोर होने लगा। लोग सब कहने लगे कि हम खुद का डिसीजन खुद लेंगे। बुद्धनी का था, हम अपने हिसाब से सोचेंगे। और तुम्हारी जो सोसाइटी है, तुम जैसा हायरार्की सब बनाए हुए, जैसा ऑर्डर सब बनाए हो, वो सब दो कौड़ी वाला है। जो भी सिस्टम सब है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लगा। यहाँ पे ट्रेडिशनल का पकड़ छूटने लगा, क्योंकि लोग सब आज़ाद होने लगे, लोग सब थोड़ा सा सोचने लगे। लोगों के पास पैसा आने लगा था रेवोल्यूशन के कारण। बहुत सारे का हालत तो उसी समय भी खराब था, लेकिन लोग अब फ्री हो गए थे। वो लगती कि रिलीजन के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। वही पकड़ जो छूट गया ट्रेडिशनल क्लास का, इसी सब के कारण लोग थोड़ा पढ़े लिखे होने लगे, थोड़ा अपना बुद्धि का लगाने लगे। वो सब सोचने लगे कि भूतनी का अंतर, मेरे पास तो कुछ फ्रीडम ही नहीं है। चोचलेपंथी चर्चे वाला चलाता रहता है कि भूतनी का अंतर, ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, कभी ये चीज़ करो, कभी ये चीज़ करो। यही सब चोचलेपंथी चलते रहता है। नहीं कुछ बोलने देता है, नहीं कुछ मेरा अपने मन का करने देता है। कभी यहाँ पे आ जाओ, तो कभी यहाँ पे आ जाओ, तो कभी यहाँ पे आ जाओ। तो इसके कारण पकड़ छूटने लगा और इंडिविजुअलिटी जो है वो बढ़ने लगा। लोग सब अब अपने आप को पढ़ा लिखा करने लगे थे, एजुकेट करने लगे थे, तो वो अपने हिसाब से काम करते थे, अपने हिसाब से जो अच्छा लगता था वो करते थे। तो जैसे ही वहाँ के युवा सब जो है वो विद्रोह कर दिए उसके खिलाफ, ट्रेडिशनल सोसाइटी के खिलाफ, तो वहीं पे नायरिज्म का जन्म होता है। वहाँ के लोग सब बहुत ही, जैसा बोले थे कि गरीब थे, कि वहाँ के लोग सब नायरिज्म को अपना लिए। अब जैसे एक चीज़ को तो हटा दिया भूतनी कंठ ने, एक चीज़ को तो रिजेक्ट कर दिया, तो अब दूसरा बनाना होगा। तो वहाँ पे दूसरे चीज़ सब बनते, दूसरा सिस्टम सब बनता, दूसरा मॉडल सब बनता है। जो पुराने राजा सब थे, राजाशाही सब चलता था, जो भी जार सब चलता था, फलाना ढिमकाना सब रसिया में, उस सबको हटा दिया गया। अब एक तरीके से नया बनाया गया। वहाँ के राजा सबको बॉयकॉट कर दिया गया। बुद्धनी का ने बोला कि निकल, तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कोई काम के नहीं हो। तो वहाँ के युवाओं ने नया बनाया, नया रूल कायदा कानून, नया चीज़ सब, तीनों ही में घुस गया। बुद्धनी का नेतन मृत्यु तक चलता रहेगा। तो यही रसिया रेवोल्यूशन के कारण हमारे मार्क्स पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। इसी से मार्क्सिज्म का जन्म होता है। उसी के प्रोत्साहित होके, उसी से सजेशन लेके मार्क्सिज्म का आइडियोलॉजी को मार्क्स ने जन्म दिया था। अब बात करते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जो नायरिज्म को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर किए नाइलिस्ट अप्रोच को, चाहे नाइलिज्म फिलॉसफी को, तो वो है फ्रेडरिक नीचे। फ्रेडरिक नीचे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। वो एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसे पोस्ट मॉडर्निज्म कहा जाता है। पोस्ट मॉडर्निज्म का वो मतलब है, उसे कहते हैं जिसमें रिलीजियस पंडित सब जो होते हैं, जो मौलाना सब होते हैं, जैसे क्रिश्चियन में पादरी सब जो होते हैं, वो सब कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, हम सब कुछ जानते हैं, हम तुम्हें गाइड करेंगे क्या चीज़ करना है और क्या चीज़ नहीं करना है। तो वहीं पे पोस्ट मॉडर्निज्म का वही कहना है कि हम भी तुमको गाइड करेंगे। लोगों को अप्रोच करते थे, रिलेटिवली समझाते थे कि हाँ ऐसे करो, ऐसे करो। एक्सपेक्टिसिज्म जो होता है, एक्सपेक्टिसिज्म सब जो हम पीछे चर्चा कर चुके, वो सब बताए। और वहीं पे हमारे नीचा जी जो है वो गॉड इज़ डेड का कॉन्सेप्ट देते हैं कि ईश्वर मर चुका है, भूतनी का नेतन, तुम लोग मार चुके हो। उस पर एक वीडियो भी बनाए, हो सकता है तो तुम जाके देख सकते हो। इसको पूरा ब्रेक डाउन किए हुए हैं कि हाँ इस तरीके से इसका मतलब है। तो
जैसे नीचा कहते हैं कि गॉड इज डैड, तो वहीं पे नाइलिस्टिक अप्रोच आ जाता है। जो पुराने बिलीफ सब थे उसको नीचा कह रहे थे कि तुम भूतनी करने तुम खत्म करो। जो भी आइडियोलॉजी सब आ गई थी कि तुमको तर्क के पीछे जाना है, भूतनी करना, जो भी रेवोल्यूशन सब आ गया था कि हाँ बहुत ही ज़्यादा सिस्टम बकवास हो गया था, रिलीजन के खिलाफ विद्रोह सब पैदा हो गया था। रिलीजन सिस्टम सब जो था, वहाँ का जो चर्च सब था, वो सब बहुत ही ज़्यादा तानाशाही करते थे लोगों पे कि भूतनी करें तो ये करो ये करो ये करो। तो उसके वजह से तानाशाही बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया चर्चों का। तो उसी के कारण उसी पे बीच में निकलता है ये विचार कि गॉड इज डेड। इसका सीधा सा मतलब लिया जाए तो कि हमको मॉरल वैल्यू सबको और इथिक्स और नैतिकता सबको फिर से अपडेट करना होगा, उसमें लेवल अप करना होगा। जो भी पुराने सिस्टम सब है, जो भी बना दिए हो तुम रूल कायदा कानून सब, उसमें बढ़ना होगा। और तुम ऐसा नहीं करते तो अंधकार में चला जाओगे, भूतनी डार्कनेस में फंस जाओगे। सोसाइटी के लोग सब, व्यक्ति सब मर कर पड़ेंगे, भूतनी का एक दूसरे को ही खत्म कर देंगे। तो हमें अपने मॉरल वैल्यू सबको, अपने इथिक्स सबको, मॉरल सबको अपडेट करना होगा, उसे बदलना होगा, उसे और भी बेहतर करना होगा, जो लोगों के लिए यूजफुल रहे, लोगों के काम आ सके। ना कि केवल चर्चों का फायदा रहे, चाहे चर्चों का तानाशाही सब चलते रहे, चाहे अपर क्लास सब जो है उसका तानाशाही चलते रहे। नहीं, हमें लोगों को देख के मॉरल वैल्यू सब बनाना होगा, फिर से उसे अपडेट करना होगा। जो भी रीति रिवाज सब है उसे खत्म करो, भूतनी का नेतन। तो जैसे ही क्रिश्चियनिटी धर्म पर ट्रेडिशनल मॉरल वैल्यू सब पे, मॉरल पे उंगली उठाते हैं, वैसे ही नाइलिज्म के ये अंदर आ गया, नाइलिज्म की फिलॉसफी हो गई। तो नीचा कहते हैं कि जैसे कि तुम मान लो कि महात्मा गांधी का कोड है, नहीं पता महात्मा गांधी का या किसी और का, कि एक गाल पे कोई थप्पड़ लगाए तो भूतनी करनी, तो दूसरा गाल तुम बेकर बोले आगे कर दो। तो नीचा कहते हैं कि हमको क्रिश्चियन धर्म जो है, क्रिश्चियनिटी धर्म जो है वो हमें गुलाम बना रहा है, वो हमें कमजोर कर रहा है, वो तुम्हें और कुछ नहीं स्लेवरी का आदी बना रहा है, भूतनी का नेतन। वो भी तुम्हें बोलता है कि एक गाल पे चांटा पड़े तो दूसरा गाल हमें आगे कर दो। जो चर्च बोले उसे तुम आंख बंद करके भूतनी का नेतन मान लो। कुछ भी क्यों क्या कैसे है, मेरे लिए क्या फ़ायदा आएगा, चाहे मज़ा आएगा या नहीं, कुछ हो नहीं सोचना है, बस मान लेना है, अंधा विश्वास करना है, भूतनी का नेतन अंधा विश्वास करना है। तो नीचा कहते कि ये एक तरीके की कमजोरी है, भूतनी का नेतन। ये एक तरीके की गुलामी है जो तुम्हें और भी कमजोर बनाएगा, और भी दयनीय कर देगा। तुम अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुम अपने जीवन का मजा ले ही नहीं पाओगे, सिर्फ गुलाम बन के रह जाओगे। जो चर्च कहेगा वही करते रह जाओगे, भूतनी का नेतन। तो इसके लिए वो एक कॉन्सेप्ट देते हैं उबरमैन का, उबरमेंच। उबरमेंच के कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो बना है, तुम जाके देख सकते हो और देखना हो तो बोलते हैं कि तुम्हें उबरमैन बनना होगा। तुम्हें इसका मतलब है कि तुमको ताकतवर बनना होगा, तुमको सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा, हर एक चीज़ को नए रूप से पैदा करना होगा। नीचा कहते हैं कि हमें क्रिश्चियनिटी धर्म गुलामी सिखाता है, दो कौड़ी वाली बात है। और वो बोलता है कि तुमको अगर हेवन में चलेगा तुमको तो वहाँ पे मजे मिलेगा, घोड़े पे घोड़े मिलेगा, भूतनी का नेतन। नीचा कहते हैं उसका कोई भी प्रूफ नहीं है, कुछ भी एविडेंस नहीं है, बस चोचलेपंथी फैलाते रहते हैं। वो तुम्हें गुलाम बनाते रहते हैं, वो तुम्हें कमजोर करते रहते हैं। तुमको उबरमेंच की फिलॉसफी अपनाना होगा, अब विल टू पावर को अपनाना होगा, भूतनी का नेतन। जो भी पुराने वैल्यू सब है, इथिक्स सब है, वो सब को तोड़ना है और नया बनाना है, भूतनी का नेतन क्रिएटिविटी के साथ, और विल टू पावर करना है। मतलब कि केवल यहाँ पे लोग सब जीवन में यहाँ जीने आए कि भूतनी का नेतन इतना में पैदा हुए, इतना में मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। भूतनी का नेतन लोग सब यहाँ पे आए हैं बहुत कुछ करने के लिए, खाना पीना घूमना फिरना, जो मन में आएगा वो करेगा। ना कि भूतनी का नेतन तुम्हारे हेवन में जाने के लिए तुमको हमेशा चर्चे का पूजा करते रहे, चाहे चर्चे में जाते रहे, चाहे तुम्हारे मॉरल वैल्यू सबके जो दो कौड़ी वाला है, जो बर्बाद हो चुका है, जो नाली में जा चुका है, भूतनी का नेतन उसको हम अपना के रखे, उसे हम गोदी में रखे, भूतनी का नेतन। तुम ही तो हो, तुम ही भूतनी का नेतन। ऐसा नहीं है वो बकवास है, दो कौड़ी वाला है, भूतनी का नेतन पा है, तो उसको हम छोड़ेंगे नेतन। हम फिर से तय करेंगे, फिर से मॉरल वैल्यू बनाएंगे, फिर से नई चीज़ों को पैदा करेंगे, हम अपने हिसाब से जीवन को जिएंगे। अब विल टू पावर का दूसरा मतलब ये निकलता है कि तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा ताकत है, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा ताकत है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, वो बन सकते हैं। चाहे आर्टिस्ट बनना हो, चाहे सिंगर बनना हो, चाहे साइंटिस्ट बनना हो, चाहे नेता बनना हो, चाहे किसी भी देश का प्रधानमंत्री बनना हो, चाहे राष्ट्रपति बनना हो, कुछ भी चाहो वो तुम बन सकते हो। तो अपना विल टू पावर को यूज करके, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकत है, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है, क्षमता है, तुम जो चाहो
वो कर सकते हो भूतनी का तन। ये चोचलेपंथी, ये दो कौड़ी वाली मॉरल वैल्यू सब, ये दो कौड़ी वाले इथिक्स सब जो बकवास हो गया, जो फिर से बता रहे जो नाली में चला गया, उसके चक्कर में मत फंसे रहना। अपना बनाना, अपना बनाओ भूतनी का नहीं तन। और लास्ट में लेना हो तो नीचा कहते हैं कि जब ट्रेडिशनल सोसाइटी के चाहे समाज का, क्लास का जब मीनिंग खत्म हो जाएगा, जब वो कमज़ोर पड़ जाएगा, तो उसे जो पर्पस देगा, जो उसे वैल्यू देगा, तो वो विल टू पावर है जो उसे पावर देगा, वैल्यू देगा कि हाँ ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है, और उसे पर्पस देगा सुपरमैन, मतलब ऊपरमैन की फिलॉसफी उसे पर्पस देगा कि हाँ ये चीज़ करना है, ये रूल कायदा कानून बनाओ, पुरानी को तोड़ो, भूतनी का नेतन। अब बोलते नीचा कहते कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो भूतनी का नेतन बहुत ही ज़्यादा डार्क एज में जाने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा अंधकार में फंसने वाले हो। तुम अगर चीज़ों को नया नहीं बनाते हो, फिर से अपडेट नहीं करते हो, उसे लेवल अप नहीं करते हो, तो लगने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा दुख, सफरिंग और पेन सब आने वाला है। लोग एक दूसरे को काट मार कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें ओवरमैन की फिलॉसफी विल टू पावर को अपनाना पड़ेगा। कहते हैं नीचा ये भी कहते हैं कि तुमको नाइलिज्म आ रहा है तो इसे हमें एक रूप में लेना चाहिए कि हाँ नाइलिज्म आएगा फिर चला जाएगा। नाइलिज्म हमें कुछ सिखा के जाएगा, कुछ बता के जाएगा कि हाँ ये चीज़ खराब हो चुका, ये चीज़ भद्दा हो चुका, ये चीज़ दो कौड़ी वाला हो गया, तो इसे छोड़ दो। और उस पर एकदम चढ़ के भूतनी का नियंत्रण, उस विचारधारा पे चढ़ के तो फिर से एक नए विचारधारा, फिर से एक नए आइडियोलॉजी को बनाते हो, तो वही नाइलिज्म का तुम फायदा उठा सकते हो भूतनी का। एक्टिव नाइलिज्म और पैसिव नाइलिज्म जो है उस पर भी बाद में चर्चा करेंगे, लास्ट में सबसे ज़्यादा लास्ट में चर्चा करेंगे कि हाँ एक्टिव नाइलिज्म और पैसिव नाइलिज्म, मतलब कुछ तरीके का नाइलिज्म जो होता है जो बहुत ही ज़्यादा दो कौड़ी वाला है, और कुछ एक्टिव नाइलिज्म सब होता है, जो पैसिव नाइलिज्म सब जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकता है, जिसका उपयोग करके तुम और भी जीवन में आगे जा सकते हो, सफल हो सकते हो, उस पर भी बात करेंगे। तो ये तीन को जो स्टेज बताए, जो जैकोबी का था, जो रशियन रेवोल्यूशन सब था, जो भी नीचा सब था, ये तीन ऐसे व्यक्ति थे, तीन ऐसे चीज़ थे जो नाइलिज्म को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिए। तो पहले पार्ट में एक तरीके से बोल सकते हैं कि हम बात किए कि हाँ कैसे कैसे कौन सब था जो शुरू प्राचीन काल से चलते आया है, चाहे नाइलिज्म को पैदा किया। और दूसरा स्टेज में देख सकते हो कि कौन इसको फैलाने में बहुत ज़्यादा उपयोग, चाहे अपना योगदान दिया, उस व्यक्ति के बात की। अब मॉडर्न एज में देख लेते हैं कि कौन कौन व्यक्ति है जो नाइलिज्म के ऊपर में काम किए हैं, चाहे काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। और लास्ट में बात करेंगे कि हाँ ये कितने प्रकार का होता है। तो मॉडर्न एज में लिया जाए तो सबसे पहले नाम आएगा एल्बर्ट कामू का, जिसने मिथ ऑफ सिसिफस नाम का कॉन्सेप्ट दिया था कि सिसिफस एक राजा है जो टपक गया है, और उसे एक तरीके का श्राप दिया जाता है कि तुम मरते दम तक एक पहाड़ रहेगा, उसके ऊपर में एक पत्थर गिरता रहेगा, उसको ऊपर तुमको लेके जाना है होगा। तो तुम उसका चित्र भी देखोगे, नहीं तो नाम तो जरूर सुने होगे, एल्बर्ट कामू का मिथ ऑफ सिसिफस। उसमें उसे शराप दे दिया जाता है, वो कभी भी नहीं पहाड़ के जो टुकड़ा जो रहता है, पत्थर जो रहता है, उसको कभी नहीं उस पहाड़ के ऊपर ले जाता है। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ सकते हैं कि वो हमेशा करते रहेगा, तो उस बीच में लेके जाने पे ऊपर में बहुत ही ज़्यादा टफ होगा, बीच में थोड़ा सा आसान होगा, और नीचे बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। इसमें बहुत सारे फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट सब ये आते हैं कि जीवन में हमेशा दुख रहने करेगा। ये भी एक नाइलिस्टिक अप्रोच है कि जीवन हमेशा दुख से भरा हुआ है, लाइफ का कुछ मीनिंग नहीं है, कुछ पर्पस नहीं है, कुछ नहीं तुमको बताया जाएगा कि तुमको ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है। जीवन का कुछ मतलब नहीं है, जो भी कुछ करना है तुम्हें खुद मनाना होगा। जैसे सिसिफस एक राजा जो था, उसको जो श्राप दे दिया गया था, उसका तो जीवन भर एले लग गया ना भूतनी का नेतन। जब भी वो पहाड़ लेके ऊपर जाता है, कभी नहीं टॉप पे पहुंच पाता है भूतनी का नेतन, और जैसे ही वो ऊपर जाता है फिर से पहाड़ नीचे गिर जाता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जीवन में बहुत ज़्यादा सफरिंग रहेगा, तुमको उस सफरिंग में ही मजा खोजना है, तुमको उसी में मजा खोजना है, उसी में अपना लाइफ का पर्पस खोजना है कि भूतनी का क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, और तुमको अपना पर्पस खूब डिफाइन करना है। इस पेन में ही, इस दुख में, दर्द में ही तुमको अपना मतलब खोजना है, अपना मजा खोजना है। जैसे वो सिसिफस था, वो अपना मतलब खोज लिया, उसी में, उसी दर्द में खोज लिया कि हमको ये चीज़ में करने में मजा आता है, यही चीज़ ठीक है। उसी तरीके से तुमको खोजना है अपने लाइफ का पर्पस। इसलिए जो तुम जीवन का मतलब खोजते रहते हो, पर्पस खोजते रहते हो, तो वो कुछ नहीं है, वो तुमको मिलने वाला नहीं है, नहीं कोनो किताब में मिलने वाला है, नहीं तुमको गुरु बता देगा कि ये मतलब होगा। लाइफ एक सफरिंग है, उसी में तुमको प्यार, पर्पस, दुख सबके साथ अपना मज़े लेते जाना है और जीते जाना है।
जैसे वो सिसिफस उसी में मजा लेने लगा, तुम भी लेने लगो भूतनी का नेता। दुखे दर्द में अपना प्यार सब खोज लो, अपना मतलब सब खोज लो, अपने लाइफ का पर्पस सब खोज लो। तो ये है पहले हमारे मॉडर्न एज में। दूसरे हमारे हैं मार्टिन हाइडेगर। ये एक कॉन्सेप्ट देते हैं, वो भी बहुत लंबा चौड़ा पढ़ना पड़ेगा। इसमें कहते हैं कि बीइंग एंड नथिंगनेस पर तुम्हें चर्चा करना होगा। उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट देते हैं। इसमें बताते हैं कि पहले जब तक तुम टू नॉट एग्जिस्ट नहीं जान सकते, चाहे उसे नहीं समझ सकते, तब तक तुम एग्जिस्टेंट नहीं समझ सकते, अपने आप को नहीं समझ सकते। यहाँ पे एग्जिस्टेंट क्या है तुम्हारा, वो नहीं समझ सकते। और जब तक तुम नॉट एग्जिस्ट नहीं समझ सकते, तब तक तुम नथिंगनेस जो है उसको नहीं समझ सकते। और नथिंगनेस को जब तक नहीं समझ सकते, तब तक तुम बीइंग ए नथिंगनेस को नहीं समझ सकते। ये नहीं समझ में आया होगा, ये भी हमको मालूम है। तो इसी सिंपल शब्दों में बताते हैं कि कहते क्या है हमारे हाइडेगर जी, मार्टिन हाइडेगर जी। इसे सिंपल शब्द में बताए तो जब तक तुम किसी एग्ज़ाम में, किसी भी प्यार में, किसी भी महबूबा या महबूब के सामने, चाहे किसी भी बिजनेस में, चाहे किसी भी काम में, जब तक फेल नहीं हुए, जब तक उसमें लताड़े नहीं गए, जब तक उसमें भगाए नहीं गए, जब तक कंपनी से तुमको हटाया नहीं गया, उस महबूबा ने तुमको लात मार के, चाहे महबूबा ने लात मार के मना नहीं कर दिया, चाहे एग्ज़ाम में जब तक फेल नहीं हुए, तब तक तुम नहीं समझ सकते कि उसमें पास होने का मतलब क्या होता है। असली सफलता जो, असली जो सक्सेसफुल जो होता है, जो रियल हैप्पीनेस सब जो होता है, उसे तुम समझ ही नहीं सकते। मतलब तुम्हें दुख से गुजरना पड़ेगा। जब तक तुम दुख से नहीं गुजरोगे, तब तक तुम नहीं जान सकते। तुम बहुत सारे एग्ज़ाम में अगर तुम पास होना चाहते हो तो पहले तुम पढ़ोगे भूतनी का। जब तक तुम बहुत सारे पेन होगा, समय सफरिंग सबको झेलना पड़ेगा, उसके बाद तुम पास होगे। और मान लो एक दफ़ा फेल हो गया, उसके बाद फिर तुम पास हुए, तो उतनी घड़ी जो सुकून मिलेगा भूतनी का नेतन क्या मिलता है। जैसे तुम एक महबूबा के पास गए, वो मना कर दिया, भूतनी का नेतन टूटा, उस समय दुख हुआ, दुख हुआ, दर्द हुआ, सफरिंग हुआ भूतनी का नेतन। उसके बाद तुम फिर एक के आर के पास गए, फिर से तुम मान लो मना कर दिया भूतनी का, तो फिर तुम्हारे एल लग गए। और उसके बाद तुम फिर गए एक के पास, तो हाँ वो मान गई। तो उस समय जो सफलता तुमको हासिल लगती है, उस समय जो तुमको सक्सेस मिलता है, उसका कोई नतीजा है भूतनी का नेतन। अगर तुम मान लो कोई एक बिजनेस ही कर रहे हो, तुम पहला बिजनेस में फेल हो गया भूतनी का नेतन, और उसके बाद तुम फिर पास हुए, वो होती है रियल सफलता, रियल हैप्पीनेस। मतलब ये कहना चाहते हैं हाइडेगर कि तुमको सफरिंग, दुख सबको झेलना पड़ेगा भूतनी का नेतन। जब तक नहीं झेलोगे, तब तक तुम रियल जो सफलता तुमको हासिल लगेगा, तब तक नहीं तुम समझ सकते कि हाँ ये रियल है कोई भी चीज़। हाइडेगर जी एक और बात कहते हैं कि जब तक तुम अपने से चीज़ों को अनुभव नहीं करोगे, चाहे एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तब तक तुम कुछ समझ नहीं सकते। तुम बोलते हो बहुत कुछ जानकारी है, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पे, अनुभव पे ध्यान देना होगा भूतनी का नेतन। कितनी दफ़ा ये बता चुका है, हाइडेगर भी यही कहते हैं कि तुमको अपने पर्सनल अनुभव पे ध्यान देना है, अपने एक्सपीरियंस सब पे ध्यान देना है। तो तीसरे पे चलते हैं। तीसरे हमारे हैं जॉ पॉल सार्क। ये भी एक कॉन्सेप्ट देते हैं, एग्जिस्टेंट परसीड एसेंस। इसमें कहते हैं जॉ पॉल सार्क की जो पहले के फिलोसफर सब थे, प्लेटो, सोक्रेटिस सब जो थे, प्लेटो सोक्रेटिस का एरिया सब जो था, वो सब करते थे कि प्रोसीड एसेंट परसीड एग्जिस्टेंट। मतलब है कि कोई भी चीज़ पहले एग्जिस्ट करेगा तब उसके बाद बनेगा। लेकिन हमारे सार्क जी कहते हैं कि नहीं, पहले कोई भी चीज़ बनना शुरू होगा, उसके बाद कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर सकता है, उसका मतलब निकल सकता है। सिंपल शब्दों में समझते भूतनी का तो उतना टाइम भी नहीं है। कि जैसे ये पेन है, तो हमारे जॉ पॉल सार्क जी कहते हैं कि पहले हमको ये पेन बनाना है, तो पहले हम डिसाइड करेंगे कि हाँ ये कहाँ से लाएं, इसका रबड़ कहाँ से लाए, इसका रिफिल जो है वो कहाँ से लाए। लेकिन पुराने समय के फिलोसफर सब कहते हैं कि नहीं, पहले हमको पेन का इमेज बनाना होगा, पहले पेन के बारे में सोचेंगे कि हाँ पेन ऐसा होगा, उसके बाद सोचने विचार करने जाएंगे कि हाँ क्या सब होता है। लेकिन जॉ पॉल सार्क कहते कि नहीं, पहले कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद वो बनेगा, हो सकता है। लेकिन पुराने फिलोसफर सब कहते थे कि कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करता है, उसके बाद उसका मतलब निकलेगा, उसका कोई वैल्यू होगा, उसका कोई होता है। लेकिन नहीं, सार्क जी कहते हैं कि नहीं, पहले कोई भी चीज़ होगा तब उसका मतलब निकलेगा। जैसे चाय की खुशबू आती है, तो पहले चाय बन जाएगा, उसके बाद चाय की खुशबू आएगी, ना कि भूतनी के अंदर पहले खुशबू आएगा। तो ये है, कहते हैं कि कोई भी चीज़ पहले होना चाहिए, उसके बाद उसका मॉडल वैल्यू सब निकलेगा, उसका वैल्यू सब निकलेगा। ना कि पहले कोई चीज़ का वैल्यू तुम निकाल लो, मतलब ही निकाल लो, और उसके बाद तुम उसे एग्जिस्ट करो। मतलब
टेबल कोई पहले बन गया है और उसके बाद सोचेंगे कि टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा, वो कैसे बनेगा। नहीं, जापाल शास्त्र कहते हैं कि पहले कोई भी चीज़ होगा, हो भी करेगा, उसके बाद उसका मतलब निकलेगा, ना कि पहले मतलब निकल जाएगा तब कोई भी चीज़ होगा। समझ गए होगे पुतनी का, नहीं पता कितना समझे तुम, लेकिन हाँ सिंपल शब्दों में एकदम समझाने की कोशिश की। इसमें एडसीट परसीट अभी डाले नहीं है। तब हमारे जॉपॉल साख जी कहते हैं कि लाइफ एक तरीके का बोझ है, एक बर्डन है कि तुम लोग फ्री हो, आज़ाद हो, बुतनी का निधन, तुम्हारे पास समय बहुत है। और लोग ऐसा क्यों सोच रहे कि क्योंकि वो सोचते कि हम ही तो मॉरल वैल्यू सब बनाए, हम ही तो इथिक्स सब बनाए, कभी होगा बदल देंगे बुतनी का निधन। तो जॉपॉल शास्त्र कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बदल लो, नहीं तो नाहिलिज्म के कारण, नाहिलिज्म जब आएगा तो सबके एल लगेंगे, जब वो फैलना शुरू होगा तो बहुत ही ज़्यादा एल लगेंगे भूतनी का निधन। क्योंकि मॉडर्न एज में अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा फैलते जा रहा है नाइलिज्म। हर कोई व्यक्ति को लगता है कि लाइफ का कोई तो मीनिंग ही नहीं है, कुछ पर्पस ही नहीं है, कुछ नहीं करता, कुछ खोज नहीं, जितना हो सकता है उतना हीरोइज्म में घुस जाओ भूतनी करता। वही जॉपॉल शास्त्र कहते हैं कि लोगों के पास फ्री टाइम सब बहुत है, फ्रीडम सब बहुत मिल गया भूतनी का, तो उसको सोचता है कि मेरे पास बुद्धि है, अपना बुद्धि का उपयोग करके फिर से मॉरल वैल्यू सब जो है उसी पे सूते रहेंगे। कुछ नया बनाना होगा, नए रूल कायदा कानून को सोचना पड़ेगा और फिर से अपने लाइफ का मीनिंग को खोजना होगा कि अर्थ क्या है, अपना अर्थ क्या है, उस पर ध्यान देना होगा, ना कि पुराने वाले पे सूते रह जाओ। जितना जल्दी हो सकता है अपने आप को अपडेट कर लो, अपना लेवल अप कर लो, तो बचे रहोगे भूतनी का नहीं तो सबके लगेंगे टुकड़े टुकड़े में, एक साथ भी लग सकते हैं नाइलिज्म के कारण। एल तो अब बात कर लेते हैं नाइलिज्म के प्रकार के। उससे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, 15-16 को प्रकार भूतनी का कहे तो बता दिया कि हाँ ये होते, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर बात करेंगे। 5-6 प्रकार को लेंगे, उससे समझेंगे कि हाँ क्या कहते हैं उसके टाइप। तो पहला आता है मॉरल नाइलिज्म, जिसमें मॉरल नाइलिज्म का कहना है कि तुम जो अगर बोल रहे हो कि मेरे रिलीजन का बात सही, जो मेरे बुक में लिख दिया गया है, मेरे मैथोलॉजी में लिख दिया गया है, वो ही सही है, और तुम्हारी जो मैथोलॉजी में लिखा हुआ है, तुम्हारी जो किताब में लिखा हुआ है, वो भी सही है। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तुम जो बोल रहे हो कि मेरा वाला सच है, जो तुम जो बता रहे एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है वो मेरे पास है, हम जो मॉरल वैल्यू सब बनाए हैं, जो भी हम इथिक्स सब बनाए हैं, वो मेरा सही है, बाकी सब दो कौड़ी वाला है, इसी को सब पे अप्लाई करना चाहिए। तो वहीं पे आते हैं मॉरल नाइलिज्म। कहते कि तुम जो भूतनी का निधन कह रहे हो कि मेरा वाला सच है, मेरा वाला सच है, मेरा वाला सच है, किसी का 100% सही नहीं होने वाला है। किसी पे कोई भी एक चीज़ मॉरल वैल्यू सब चाहे मॉरल इथिक्स सब बना के तुम थोप नहीं सकते हो। भूतनी का निधन हर एक व्यक्ति को नहीं बोल सकते कि तुम एक जैसा कपड़ा पहनो, एक जैसा खाना पीना खाओ, एक जैसा बात व्यवहार करो, एक तरीके से हर एक चीज़ करो। नहीं, तुम एक सर्टन मॉरल वैल्यू सब नहीं बना सकते। कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है भूतनी का निधन। जीवन का कोई एक ट्रूथ नहीं है, हर एक चीज़ रेयर होता है। तुम ऐसा रूल कायदा कानून बनाते हो जिसमें कहते हो कि तुम मांस को खा सकते हो, मांसाहारी हो तुम, और सबको मांसाहारी बनना पड़ेगा। जो वीगन होगा भूतनी का निधन, उसका क्या करोगे तुम? तो इसलिए कुछ एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होता है। किसी को तुम बोलते हो कि हाँ शराब पीना अच्छी बात है, कोई ऐसा देश है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है, वहाँ पे तुम ऐसा रूल कायदा कानून बना दिए, बोले कि हाँ शराब पीना अच्छी बात है। अगर कोई वहाँ पे मिल गया मौलाना पंडित सब, और वो सब बोलेगा कि नहीं शराब पीना तो बहुत बुरी बात है, तो वहाँ पे क्या करोगे? वहाँ पे तुम्हारा मॉरल वैल्यू सब जो इथिक्स सब जो बनाए हो भूतनी का निधन, वो तो बर्बाद हो गया, वो तो दो कौड़ी वाला हो गया। तो इसलिए मॉरल नाइलिज्म कहता है कि हर एक चीज़ सब्जेक्टिव होता है। तुम्हारे लिए कुछ सही होगा, मेरे लिए कुछ सही होगा, हमको जो अच्छा लगता है वो हम करेंगे, तुमको जो अच्छा लगता है वो तुम करो भूतनी का निधन। कोई एक रूल कायदा कानून नहीं है जो कि तुमको लेके बैठ जाना है। इसलिए मॉरल नाइलिज्म यही होता है। अब दूसरा आता है मेटाफिजिकल नाइलिज्म। इसमें कहते हैं कि तुम जैसा सोचते हो, चाहे जैसी ब्रह्मांड की इमेजिनेशन करते हो, चाहे कल्पना करते हो कि मेरा ब्रह्मांड ऐसा होगा, मेरा पृथ्वी ऐसा होगा, मेरे मरने के बाद ये सब चीज़ होने वाला है, वैसा हो ही नहीं तो भूतनी का निधन। तुम जैसा इमेजिन करके बैठे हो कि मेरी दुनिया ऐसी होगी, चाहे मरने के बाद ऐसा होगा, चाहे हम ऐसे से जीवन बिताएंगे, अगर वैसा हो ही नहीं तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे तो अलग जाएंगे। तो यहीं पे कहता है कि तुम अगर जैसा सोच रहे हो, अगर वैसा नहीं हो तो क्या होगा? ये सब चीज़ अगर तुम्हारे दिमागों का खेला हो तब क्या करोगे भूतनी का निधन? तब तो तुम्हारा जो भी बनाए हो, जो भी रूल कायदा कानून बनाए हो, जो भी मॉडल सब बनाए, वो तो टूट जाएगा, वो तो बिखर जाएगा, उसके तो एले लग जाएंगे। तो यही कहता है मेटाफिजिकल नाइलिज्म की तुम अगर जैसा सोच रहे हो, जैसा कल्पना कर रहे हो ब्रह्मांड की, वैसा
हो भी नहीं करेगा, क्योंकि जो भी कुछ तुम देखते हो, जो भी कुछ समझते हो, वो अपने सेंसों के द्वारा समझते हो, अपने आँख कान मुँह त्वचा के द्वारा समझते हो। अगर ये भी निकल गया झूठ तब क्या करोगे? इसलिए इसे ही कहा जाता है मेटाफिजिकल नाइहिलिज्म, जहाँ पे तुम इस ब्रह्मांड के बारे में ही शक करने लग जाओ कि क्या ये सच में है या नहीं है, या जो भी हम कल्पना किए वो अगर रॉन्ग साबित हो जाए तो क्या करेंगे। इसमें एक बात और है कि तुम जो हर एक चीज़ के पीछे मीनिंग खोजने लगते हो कि हम ये भी चीज़ में मीनिंग खोज लेते, ये भी चीज़ में पर्पस खोज लेते, ये भी चीज़ में फलाना ढिमकाना सोच लेते, वो ऐसा भी नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर एक चीज़ के पीछे मतलब ही होगा पुतनी का निधन, हर एक चीज़ के पीछे तुमको प्यारे हो जाएगा, चाहे अच्छे लगेगा, हर एक चीज़ का पर्पस ही होगा, जरूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। अब तीसरा है एपिस्टेमोलॉजी नाइहिलिज्म। इसमें कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास जितना नॉलेज है, तुम जो अगर कल्पना करते हो कि हम ट्रू नॉलेज को जान लेंगे, चाहे दुनिया की हर एक सच्चाई को जान लेंगे, आप वास्तविक सच्चाई जो होती है उसे जान लेंगे, तो कभी नहीं ऐसा होने वाला। तुम जो सोचते हो कि ट्रू रियलिटी को हम पहचान लेंगे, ट्रूथ को जान लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तुम कभी नहीं सच्चाई तक जान सकते, इस दुनिया के ब्रह्मांड की सच्चाई को कभी नहीं जान सकते। और कितना भी तुम नॉलेज को अर्जित कर लो, कितने भी ज्ञान को अर्जित कर लो, बुद्धि नहीं कहते, जितना भी ज्ञान को दिमाग में डाल लो, कुछ नहीं जान सकते। फिर भी तू जो बोलता है एब्सोल्यूट ट्रूथ सब जो होता है वो सब चीज़ होवे नहीं करता। और तुम दुनिया को कितनों पढ़ लिख लो, बुद्धि का निधन कभी नहीं जान सकते। कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जो टूटेगा ही, जो बिखरेगा ही, जो छूटेगा ही, क्योंकि जो भी चीज़ तुम करोगे अपने सेंसों के द्वारा करोगे। सेंस उतना रिलायबल नहीं है, तुमको बार बार बता रहे हैं बुद्धि का निधन कि सेंस उतना रिलायबल नहीं हो सकता है। बहुत सारे समय ये बिखर जाता है, ये टूट जाता है, इसलिए पूरा ज्ञान तुम नहीं जान सकते, अब पूरी सच्चाई नहीं जान सकते। 100% वाला बार बार चुचलेपंती आ रहा है कि 100% की सच्चाई जो होती है वो कभी नहीं जान सकते। हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ गैप रहवे करेगा, बुद्धि का निधन कुछ ना कुछ गैप होवे करता है। इसलिए तुम एब्सोल्यूट ट्रूथ को नहीं जान सकते, पूरी नॉलेज को कभी नहीं जान सकते। मतलब ये कि तुम अपना चेहरा कभी पूरा नहीं देख सकते दर्पण में, हमेशा कुछ ना कुछ बदला हुआ जरूर देखोगे। और चौथा ले सकते हो एग्जिस्टेंशियल। इसमें कहते हैं कि तुमको अगर लाइफ का कोई मीनिंग नहीं मिल रहा है, कोई पर्पस नहीं मिल रहा है, सब कुछ टूट गया है, बिखर गया है, बर्बाद हो गया है, तो तुम अपना मीनिंग बनाओ, अपना पर्पस खोजो, इस दुनिया में अपने हिसाब से तैयार करो। ये एक तरीके से पॉजिटिव नाइहिलिज्म के ऊपर में ले सकते हो कि हाँ तुमको अपना सब कुछ बना। इसी तरीके से चौथे में शामिल कर लो बुद्धि का निधन। पांचवा जो है ऑप्टिमिज्म नाइहिलिज्म, ये भी इसी तरीके का कहता है कि तुमको अगर लाइफ का मीनिंग दिखाई दे रहा है कि ख़त्म हो गया है, टूट गया है, कुछ नहीं नज़र में आ रहा है, तो तुम अपना सब कुछ बनाओ, अपना मीनिंग बनाओ, अपना रूल कायदा कानून बनाओ, अपने हिसाब से जीवन को जिए, जो तुमको ज़रूरी लगता है उसे करो। तुमको अपने स्वतंत्रता को आज़ाद करो, तुम्हारे पास जो आज़ादी है उसका यूज करो, अपने लाइफ का मीनिंग खुद बनाओ, दूसरे पे निर्भर नहीं हो जाओ कि हाँ वही करेगा तो वही। बर्बाद हो गया, दुख दर्द में डूबे हुए, तो थोड़ा अपने हिसाब से थोड़ा दमखम दिखाओ बुद्धि का निधन, न कि एकदम टूट बिखर गया होता आरो सूते रहो बुद्धि का निधन वो नाली में। नहीं, खड़ा हो उठ के बैठो, डिसाइड करो कि आपको हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, हर एक चीज़ अपना सोचो। ये है एक तरीके का पॉजिटिव नाइहिलिज्म है। तो पॉजिटिव नाइहिलिज्म की बात कर रहे हैं तो अब थोड़ा आगे इम्पोर्टेंट बात है कि एक्टिव और पैसिव नाइहिलिज्म पे भी बात कर लेते हैं। एक्टिव नाइहिलिज्म और पैसिव नाइहिलिज्म लिया जाए तो एक्टिव नाइहिलिज्म में तुम डाल सकते हो नीचा की बहुत सारी फिलॉसफी है, ओवरमैन की फिलॉसफी, सुपरमैन की कुल फिलॉसफी जो है, विल टू जो पावर है, जो साख की एग्जिस्टिंग पीस सेंसेस है, वो सबको ले सकते हो कि बुद्धि का निधन कि हाँ उसमें कुछ तुमको पर्पस बताया गया है कि तुमको लाइफ में अगर दुख सब दिख रहा है, सफरिंग सब दिख रहा है, तो तुम अपने आप को अपडेट करो। तुमको ये सब कहता है कि तुम अगर नाइहिलिज्म के फेस में फंस जाते हो तो उस समय बहुत ही ज़्यादा दुख दर्द सब झेलना पड़ेगा, तुम्हारी वैल्यू सब जो टूटती है बुद्धि का, तुम्हारी मान्यता सब जो टूटती है उसमें दर्द होता है कि हम इतने सालों से ये चीज़ करते आ रहे हैं, चाहे ये मान्यता मानते आ रहे हैं, इससे मेरा लगाव लग गया है। जब वो टूटेगा, जब वो बिखरेगा तो उस समय दर्द होगा, उस समय तकलीफ होगा तुमको, लेकिन उस समय तुमको रुकना नहीं है, उस समय अपने आप का हार नहीं जाने का, अपने आप को सरेंडर नहीं कर देने का है। एक्टिव नाइहिलिज्म के अकॉर्डिंग उस समय अपने आप को सरेंडर नहीं कर देने का कि आप तो कुछ कर भी नहीं करेंगे, आप तो लाइफ का मीनिंग ही खत्म हो गया, मेरा पुराना जो मॉरल वैल्यू सब था, जो भी इथिक्स सब था
वो सब तो बर्बाद ही हो गया। तो उस समय तुमको खड़ा होना है भूतनी का निधन। उस समय समझ गए कि हाँ बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ गई, बहुत ही ज़्यादा एल लग चुके, अब हम खड़े होंगे, अब हम अपने हिसाब से जीवन को जिएंगे, अब फिर से सब कुछ तय करेंगे, फिर से सब कुछ बनाएंगे भूतनी का निधन कि हाँ ये है हम, ये है मेरी ताकत क्षमता सब। ये होता है एक्टिव नाइलिज्म, जो फिर से उठ के खड़ा होके अपना सब कुछ तय करता है कि हाँ तुम भूतनी का निधन इंसान, तुम कुछ भी कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। अब पैसिव नाइलिज्म लेना हो तो भूतनी का निधन वो ऐसा व्यक्ति है, ऐसे इंसान है जो बोलता है कि हाँ मेरा तो मॉरल वैल्यू सब जो है, जो रूल कायदा कानून सब जो इथिक्स सब जो है, जो हायरार्की सब जो है, जो ऑर्डर सब जो है, जो सिस्टम सब जो है वो तो बिखर गया है, तो अब करेंगे क्या। भूतनी निधन उसी में सूत रहते हैं आप। तो वो है पैसिव नाइलिज्म की भूतनी का निधन, जो सोचता है कि अब कुछ हो भी नहीं करेगा, मेरा सब कुछ बिखर गया, सब कुछ टूट गया है, तो अब हम सूते रहते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है भूतनी का निधन। तो नहीं, वो होता है पैसिव नाइलिज्म। तुमको एक्टिव नाइलिज्म को अपनाना है भूतनी का निधन। मुझे एक्टिव नाइलिज्म को अपनाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, जीवन में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ोगे। नीचा भी उसी की बात करते हैं कि हाँ विल टू पावर समझते थे, ऊपर की फिलॉसफी, साक भी जो एग्जिस्टेंस पीस एसेंस बताते हैं वही है कि तुमको सब कुछ कंट्रोल में रहना है, अपने हाथों में सब कुछ फिनों से बनाना है भूतनी का निधन। इसलिए एक्टिव नाइलिज्म को अपनाना, पैसिव नाइलिज्म को नहीं। तो यही सब था नाइलिज्म की फिलॉसफी। जितना हो सका उतना हम बता दिए कि हाँ ये सब चीज़ होता है। इस पर तो बहुत सारे फिल्म सब भी बने हुआ है, बहुत सब लिटरेचर आर में, फिलॉसफी आर में भी दर्शाया गया है कि भूतनी का निधन ये सब चीज़ होता है। बहुत सारे सोसाइटी पे इम्पैक्ट सब जो आया, जो मॉडर्न एज में जो अभी को भी तुमको देखने को मिल रहा होगा कि बहुत ज़्यादा व्यक्ति को दिख रहा है कि लाइफ का तो कुछ मीनिंग ही नहीं है, कुछ पर्पस ही नहीं है, तो उसको भी दर्शाते हैं। अब बहुत सारे इस पर मूवी बनाए, कभी बोलोगे तो उस पर भी बताएंगे कि हाँ लिटरेचर में तुम यहाँ से पढ़ सकते हो, फ्रांस काफ्का को कहाँ से पढ़ सकते हो, चाहे दोस्तोयेवस्की को कहाँ से पढ़ सकते हो, चाहे कौन सा ऐसा मूवी है, चाहे कौन सा ऐसा म्यूजिक है, कौन सा आर्ट सब है जिसमें दर्शाया गया है। तो उस पर शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट तो नहीं लेकिन 8-10 मिनट का बन जाएगा, कमेंट रहेगा तो बता देंगे कि भूतनी का निधन ये चीज़ देख सकते हो, चाहे वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हो, चाहे वो सब चीज़ सुनोगे तो उसमें नाइलिज्म भरपूर मात्रा में, क्योंकि इतना नकारात्मक है, इतना टॉक्सिक है, क्योंकि इंसान तो दो कौड़ी वाला हो भी करता है। जहाँ पे उसको गलत चीज़ दिखता है, जानवर ही रेवे करता है, वहाँ पे दौड़ जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा जो प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, उसके कारण भी यही है कि बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, इसलिए इसे लोग सब जानते भी है। तुम भी हो सकता है इसलिए जानते हो कि ये नकारात्मक है, एक तरीके से बोल सकते हो। इसमें ज़्यादातर बात नकारात्मक ही है। एगो एक्टिव नाइलिज्म है, जो एगो एग्जिस्टेंट नाइलिज्म जो है, एक ऑप्टिमिस्टिक नाइलिज्म जो है, वही सब ठीक है। अब बाकी सब जितने चुचलेपंथी वो सब तो नकारात्मक ही है ना एक तरीके से। तो तुमको एक्टिव को अपनाना है और एग्जिस्टेंस को अपनाना है, ऑप्टिमिज्म जो बोल पा रहे या नहीं बोल पा रहे उसको अपनाना है। तो वीडियो को यहीं पे रखते, बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया। अगर तुमको कोई बात अच्छा लगा हो, ख़राब लगा हो, चाहे तुम्हारा जो ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि क्या कहना चाहते हो, अब वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए वो भी बता देना। और अगर तुमको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर सकते हो, अच्छे से लाइक कर सकते हो, भूतनी का निधन एक ही दफ़ा करना। और इस तरीके का कंटेंट सब देखना चाहते हो, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, साइंस, बुक आर पे, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो सके तो घंटा दबा देना, आए वीडियो तो तुम्हें पहले मिल जाए। तो मिलते हैं तुमसे दूसरे वीडियो में।